इस एपिसोड की शुरुआत से पहले ही बता दूं कि ये एपिसोड थोड़ा छोटा है। देखो इसमें ड्रामा के हैप्पी इवेंट्स दिखाए गए हैं, पर कल जो एपिसोड आएगा वो फाइनल वॉर का होगा। मैं चाहता तो ये दोनों एपिसोड एक ही साथ एक्सप्लेन कर देता, पर इसमें स्टोरी पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता, इसलिए कल तक का इंतज़ार करना, क्योंकि कल ये ड्रामा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अभी आते हैं फिर से एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, बाई अकेले ही हुआंगशाओ की आर्मी से फाइट कर रही थी और इसी तरह पहला दिन और पहली रात निकल जाती है। लेकिन अब उसका हौसला जवाब देने लगा था, ऊपर से पूरी आर्मी ने भी उसे घेर लिया था। तभी मोयू आर्मी बैटलफील्ड में आ जाती है। यह आर्मी बाकी आर्मी से ज़्यादा ताकतवर थी और जैसे ये बात वू यान और हुआंगशाओ समझते हैं तो वो अपनी आर्मी को पीछे हटने को कहते हैं। वहीं हेई जल्दी से बाई के पास आता है और उसे हग करते हुए कहता है कि उन्होंने मेरी औरत को चोट पहुंचाई है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इतना कहकर हेई अकेले ही हुआंगशाओ व वू यान पर हमला कर देता है। यहाँ वू यान अपने आप को बचाने के लिए जेड मून का इस्तेमाल करता है, जिससे हेई को पता चल जाता है कि ये सारी प्लानिंग वू यान ने की है। आगे अपने कैंप में आकर वू यान खुद पर एंग्री होने लगता है, क्योंकि उसने हेई को अपनी सच्चाई बता दी थी। तभी हुआंगशाओ उसके पास आता है और कहता है कि मोयू आर्मी हमसे ज़्यादा ताकतवर है और हम उससे यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। वू यान को भी अपने आगे का प्लान बनाने के लिए यहाँ से निकलना था, इसलिए वो हुआंगशाओ का ही साथ देता है। इधर हेई बाई को वू यान के जेड मून इस्तेमाल करने के बारे में बताता है। बाई पूछती है कि वू यान हुआंगशाओ के साथ बहुत टाइम से है, क्या वो भी इस सब में शामिल है? हेई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हुआंगशाओ अभी वू यान की सच्चाई जानता है। वू यान सभी को धोखा दे रहा है, पर तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। वैसे अभी मुझे योंगजो वापस जाना होगा। बाई इसका कारण पूछती है तो हेई धीरे से उससे कहता है कि हमारी मैरिज के बारे में मैं अपने पिता से बात करना चाहता हूँ। आगे हेई मैरिज के बारे में अपने पिता को बताता है। उसके पिता कहते हैं कि बाई चिंगजो की क्वीन है और तुम सिर्फ क्राउन प्रिंस, शायद वो मैरिज के लिए ना माने। हेई कहता है कि मुझे इसकी चिंता नहीं है और बाई को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैंग कहते हैं कि चाहे तुम दोनों को कोई फर्क ना पड़ता हो, पर मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए जिस दिन तुम्हारी मैरिज होगी उसी दिन तुम योंगजो के राजा बनोगे, यानी तुम बाई से मैरिज राजा बनकर करोगे। तुमने मुझे कई खतरों से बचाया है, तुम्हारी खुद की आर्मी व कोर्ट में भी लोग हैं, फिर मैं तुम्हें योंगजो का राजा क्यों ना बनाऊं। ये सुनकर हेई अपने पिता को उस पर भरोसा करने के लिए थैंक्स कहता है और हमेशा उन्हीं की तरह योंगजो की रक्षा करने का वादा करता है। अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बाई अपने पेरेंट्स के मेमोरियल टेबलेट के सामने बैठकर पिछले 1 साल में जो कुछ भी हुआ था वो बता रही थी। तभी एक इनु जाकर उससे कहता है कि योंगजो से एक प्रपोजल आया है। जैसे ही बाई प्रपोजल का सुनती है तो वो जल्दी से कोर्ट में आती है। प्रपोजल लेकर फेंगच्यू आई थी। वो बाई से कहती है कि योंगजो के क्राउन प्रिंस हेई ने आपके लिए एक प्रपोजल भेजा है। बाई पूछती है कि ये प्रपोजल किसके लिए है। फेंगच्यू कहती है कि आपके लिए। ये सुन बाई स्माइल करने लगती है, पर जनरल सू और बाकी सब कोर्ट मेंबर कहते हैं कि हेई सिर्फ क्राउन प्रिंस है, वहीं बाई क्वीन है, फिर वो मैरिज प्रपोजल कैसे भेज सकता है। ये सुनकर बाई अपने एक इनुज से कहती है कि क्या तुमने नोवेल व स्टोरी के जरिए इन सभी को मेरी और हेई की लव स्टोरी नहीं बताई है। इनुज कहता है कि मैंने सब जगह ये बात फैला दी है, कोर्ट मेंबर भी सब जानते हुए सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मना कर रहे हैं, बाकी सभी आपके और हेई के बारे में जानते हैं। अब फेंगच्यू कहती है कि हेई अभी के लिए क्राउन प्रिंस जरूर है, पर मैरिज के दिन ही वो योंगजो के नए राजा बनेंगे। सभी कोर्ट मेंबर कहते हैं कि चिंगजो के लिए इतना काफी नहीं है। इस पर फेंगच्यू कहती है कि मैरिज के बाद योंगजो चिंगजो के साथ दुनिया पर राज करेगा। जब सभी कोर्ट मेंबर इससे भी कन्विंस नहीं होते तो फेंगच्यू कहती है कि मैरिज के बाद भी क्वीन के पास उनकी कोर्ट रिलेटेड सारी पावर होगी, यानी वो चिंगजो के फैसले खुद ले सकती है। उनके सभी कोर्ट मेंबर को भी ये अधिकार होगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद कोर्ट मेंबर बाई से पूछते हैं कि क्या वो इस मैरिज के लिए तैयार है। बाई कहती है कि योंगजो और चिंगजो बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ है, इसलिए मुझे यह प्रपोजल मंजूर है। अब बाई अपनी मैरिज के लिए योंगजो आती है। यहाँ हेई तो बाई को बस देखता ही रह जाता है। इस पर फेंगचांग उससे कहता है कि होश में आओ और बाई को मैरिज के लिए तैयार करो। फेंगचांग की बात सुनकर हेई जल्दी से बाई के पास जाता है और उसे मैरिज के लिए तैयार होने को कहता है। आगे बाई को मैरिज के लिए तैयार किया जाता है। उसे तैयार करके जब सभी दासियां बाहर चली जाती है तभी हेई उससे मिलने आता है। बाई कहती है कि तुम मैरिज से पहले मुझसे नहीं मिल सकते। हेई कहता है कि मुझे इन रूल्स की इतनी फिक्र नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहता था इसीलिए आ गया। वैसे मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। जैसे ही बाई खाने का सुनती है तो वो खुद भी रूल तोड़कर हेई के साथ चलने लगती है। अब हेई बाई को अपने हाथों से खाना खिलाता है और इसी तरह ये दोनों कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन इन दोनों की मैरिज का सीन दिखाया जाता है। इस टाइम कोर्ट में चिंगजो और योंगजो दोनों के कोर्ट मेंबर मौजूद थे। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि चाइनीज मैरिज सिस्टम में 3 बार रिस्पेक्ट दी जाती है। पहली रिस्पेक्ट हेवन व अर्थ को, दूसरी रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स को और तीसरी रिस्पेक्ट एक दूसरे को। मैरिज के बाद फैंग सभी से कहते हैं क्योंकि मैंने हेई से वादा किया था तो अब इसकी मैरिज के दिन ही मैं उसे योंगजो का नया राजा बनाता हूँ और होप करता हूँ कि बाई व चिंगजो हमेशा हेई व योंगजो के साथ रहे।
इसी स्पीच के साथ फैंग अपनी बात पूरी करते हुए दावत का ऐलान करते हैं। अपनी मैरिज के बाद हेई व बाई दोनों अपने कमरे में क्रॉस वाइन पीते हैं। हेई बाई से कहता है कि मेरी वाइन तुम्हारी वाइन से ज़्यादा अच्छी है। बाई पूछती है कि ये दोनों वाइन तो एक ही बर्तन से ली गई है। इस पर हेई बाई को किस करता है और कहता है कि खुद ही चेक करके देख लो कि किसकी वाइन ज़्यादा अच्छी है। अब ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं और इसी के साथ यहाँ 5 साल का एक लूप भी आता है। 5 साल के बाद हम हेई और बाई को देखते हैं जो आगे होने वाले युद्ध के बारे में बात कर रहे होते हैं। हेई कहता है कि उसने बेइज़ोउ को युद्ध में हरा दिया है और अब थोड़े टाइम के लिए सभी जगह फिर से शांति हो चुकी है। इस पर बाई कहती है कि जिज़ोउ भी सांगजोउ से फाइट कर रहा है। हुआंग शाओ ना सिर्फ इस टाइम एक अच्छा राजा पर अपने लोगों का एक अच्छा फ्रेंड भी बनकर सामने आया है। वो उनकी हर मुसीबत दूर कर रहा है। पर वू यान की कोई खबर नहीं है। वो पिछले 6 साल से गायब है। मोयू आर्मी के साथ फाइट में जेड मून इस्तेमाल करने के बाद से उसको किसी ने भी नहीं देखा है। हेई कहता है कि वू यान अभी भी कहीं पर छुपकर अपने इरादों को कैसे पूरा किया जाए इसी बारे में कुछ सोच रहा होगा। उसने ये सब इंपीरियल टोकन के लिए किया है। तभी हानपो उन दोनों से मिलने आता है जो कि अब चिंगजोउ का एक जनरल बन चुका है। हानपो बाई से कहता है कि मैं तुम्हें शांगजोउ व जिज़ोउ की फाइट के बारे में बताने आया था पर हमेशा की तरह हेई ने पहले ही फाउंटेन अबोर्ड की हेल्प से तुम्हें सब कुछ बता दिया है। यह सुनकर हेई कहता है कि तुम हमेशा बाई की साइड ही क्यों लेते हो। अब तो हम एक फैमिली हैं। अगर बाई तुम्हारी सिस्टर है तो मैं भी तुम्हारा ब्रदर हूँ, इसलिए हमेशा उसकी साइड ही मत लिया करो। इधर हुआंग शाओ को शुए कोंग बताता है कि लांशी ने बेइज़ोउ को हरा दिया है। यह सुनकर हुआंग शाओ कहता है कि अब लांशी भी दुनिया पर राज करने के सफर पर निकल चुका है और अब वो ज्यादा दूर भी नहीं है, पर अभी भी वो मुझसे पीछे है। जिसने पहले सफर शुरू किया है मंजिल तक भी पहले वही पहुंचेगा। तभी चुनरान और हुआंग यू उससे मिलने आती है। हुआंग यू हुआंग शाओ से पूछती है कि क्या आपको वू यान के बारे में कुछ पता चला है। हुआंग शाओ कहता है कि उसे गायब हुए 6 साल हो चुके हैं, अभी तक मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाया हूँ। हुआंग यू कहती है कि मैं इंपीरियल सिटी जाना चाहती हूँ, मुझे पता है कि वू यान वहाँ अपने पूर्वजों को रिस्पेक्ट देने जरूर आएगा। इस पर हुआंग शाओ कहता है कि अगर तुम उससे मिल पाओ तो उसे बताना कि मुझे उसकी याद आ रही है, मैं अभी भी अपना वादा भूला नहीं हूँ। आगे हम दादोंग का सीन देखते हैं जहाँ का राजकुमार पेंटिंग बना रहा था। तभी जनरल दोंग उसके पास आता है और कहता है कि आप राजकुमार हो, आपको अपने राज्य का सोचना चाहिए ना कि इन पेंटिंग्स का। जिज़ोउ ने योज़ोउ व शांगजोउ को अपने साथ मिला लिया है, वहीं योंगजोउ ने भी बेइज़ोउ व चिंगजोउ को अपनी ओर कर लिया है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टेट है, योंगजोउ और जिज़ोउ। इनमें भी जल्दी फाइट होने वाली है। राजकुमार कहता है कि मुझे इसकी फिक्र क्यों होगी, यह सब तो वू यान देख रहा है। दोंग कहता है कि आप सभी काम के लिए वू यान पर डिपेंड मत रहिए, मुझे डर है कि वू यान। दोंग अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही वू यान वहाँ पर आ जाता है। इस कारण दोंग भी चुप हो जाता है। राजकुमार वू यान से पूछता है कि तुम सारी सेना को अपने पास क्यों रख रही हो और दोंग को इस बारे में क्यों नहीं बता रही हो। वू यान कहता है कि मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। इस पर दोंग कहता है कि कौन सा सही समय, जिज़ोउ और योंगजोउ में फाइट होने वाली है और तुम अभी भी अपने सही समय का इंतजार करने में लगे हो। बात बिगड़ती देख राजकुमार कहता है कि तुम दोनों आपस में इस टॉपिक पर बात करो, मुझे अभी आराम करना है। इसी सीन के साथ एपिसोड 38 एंड हो जाता है। अब देखना यह है कि वू यान इतनी आर्मी का क्या कर रहा है और वो कौन से सही समय की बात कर रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए शिए शिए शाओकान।